तो हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पीआईबी के ऊपर आया एक नया आर्टिकल अपने आरएएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा करंट अफेयर के हिसाब से महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स वाला टॉपिक और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, खेल प्रशासन का एक अधिनियम 2025 और उसके तहत खेल प्रशासन से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें विभिन्न कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति, उनका संचालन कैसे होगा, स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया 2025 की 2001 से कैसे डिफरेंट, बहुत सारे डायमेंशन हम कवर करेंगे। सीधे के सीधे अपने एग्जाम के हिसाब से खास करके मेंस में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा में भी उतने ही महत्वपूर्ण है अगर वो कंसेप्चुअल सवाल बनाए तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो स्पोर्ट्स अपना राष्ट्रीय खेल निकाय या नेशनल स्पोर्ट्स, ये जो फेडरेशन होते हैं या फिर बॉडीज होती हैं, उनको कैसे संचालित किया जाएगा, उनसे संबंधित नियम कायदे कानून 2026 उनको अधिसूचित किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अपने देश में स्पोर्ट्स से संबंधित मामलों में एक मंत्रालय काम करता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इसके अंडर में एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। यह नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड स्पोर्ट्स से संबंधित विभिन्न चीजों के लिए जिम्मेदार, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार। पूरे देश में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स बॉडीज है, जैसे कि फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, रेसलिंग के लिए, बैडमिंटन के लिए अलग अलग फेडरेशन है। उन सबके फेडरेशन के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं। फिर यही खिलाड़ी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में, एशियन गेम में भाग लेते हैं। तो वो जो पूरे देश में स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रशासन है, उस प्रशासन से संबंधित कुछ नियम कायदे कानून 2026 में अभी सरकार ने अधिसूचित किए हैं और अपने लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें पेपर नंबर 3 और उसमें करंट अफेयर वाला जो मामला है, समसामयिक मामले, करंट अफेयर के इश्यू, उसमें भारत और राजस्थान की खेल नीति, प्रमुख संस्थान, महत्वपूर्ण खेल आयोजन और उनकी उपलब्धियां। तो इस केस में अपने लिए यहां पर काम का क्या है, प्रमुख खेल संस्थान। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या स्ट्रक्चर कैसी है, उससे रिलेटेड अपने ये खबर काम की है। तो ये नियम कायदे कानून जो जारी किए हैं उनमें क्या नया है उसके बारे में बात करें तो हम सबसे पहले तो एक माइंड मैप बनाएं कि ये जो नई स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो नियम आए हैं उनमें क्या खास बात है। तो राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल, जो भी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और उसके अंडर में जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज बनेंगी, उन सब का जो प्रशासन चलाएंगे, उसके जो कर्मचारी अधिकारी होंगे या फिर उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव पैनल की जो है वो सूची बनाई जाएगी और उस सूची के अंदर जो चुनाव करवाने के नियम तय करेगी, चुनाव करवाने की जो सारी चीजें तय करेगी, उसमें कम से कम 20 सदस्य होंगे। और वो खेल प्रशासन अधिनियम जो अभी 2025 में जिसके तहत ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले नियम जारी किए जा रहे हैं, उसके तहत सभी योग्यताओं को पूरा करें। तो सबसे पहला तो इसमें जो है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन या स्पोर्ट्स बॉडीज जो है उसमें चुनाव करवाने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी या लोग होंगे, उनकी संख्या कम से कम 20 तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा सदस्य हैं। और ये सब मिल बैठ के तय करेंगे कि बास्केटबॉल वाली जो फेडरेशन है या बॉडी है उसके चुनाव के क्या कायदे, बैडमिंटन वाली सब के लिए। तो पहला तो ये चुनाव करवाने के लिए एक जो है वो एक्सपर्ट पैनल बनाया गया। दूसरा, जो राष्ट्रीय स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज बने जो है, जैसे बास्केटबॉल की, जैसे बैडमिंटन की, जैसे रेसलिंग की, सब की, तो इन नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे वो इनकी असेंबली, जनरल असेंबली, महासभा होंगी, उनके द्वारा लिए जाएंगे। और उस असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर या सदस्य होंगे, उन सदस्यों में से कम 4 जो है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, जैसे बास्केटबॉल की स्पोर्ट्स बॉडी है तो बास्केटबॉल के देश के सबसे बेहतरीन 4 खिलाड़ी कम से कम इन सदस्यों में शामिल होने चाहिए। रेसलिंग की बॉडी है तो कुश्ती के 4 होने चाहिए। बैडमिंटन की है तो बैडमिंटन की 4। तो कुल मिला के पहले क्या हो रहा था, अपने जो स्पोर्ट्स बॉडीज है उनके अंदर राजनेताओं के भाई भतीजे या फिर और कोई बिजनेसमैन
या किसी न किसी तरीके से वास्टेड इंटरेस्ट के लोग पॉलिटिकल पोस्टिंग के नाम पर जम के बैठ जाते थे, और उससे जो युवा खेल से जुड़े हुए, क्योंकि उनकी खेल के बारे में कोई जानकारी होती नहीं थी, और इससे खेल में हम पिछड़ जाते थे। तो अब ये जो नए नियम बनाए हैं, जिनमें नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज होंगी, उनमें जो असेंबली होगी, उनमें जो सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसमें कम से कम उस पर्टिकुलर खेल जिसके बारे में ये बॉडी है, उसके कितने खिलाड़ी होने चाहिए? उस फील्ड के 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिनका एक्सीलेंट प्रदर्शन हो, उच्चतम प्रदर्शन हो। अच्छा, उसमें भी ये जो पूरी महासभा के सदस्य होंगे, उसमें 50% संख्या रखी जाएगी किसकी? महिलाओं की। 50% महिलाओं की जो है वो ये जो 4 उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, उसमें 2 कम से कम उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो ये उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे इसमें सदस्य बनने के लिए, उनकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और वो किसी भी स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनमें कम से कम सक्रिय खेल से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, और जो आवेदन कर रहे हैं उससे 1 साल पहले तक किसी राज्य, किसी जिले या किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। ये सब होनी चाहिए। और साथ में जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे आउटस्टैंडिंग क्वालिफिकेशन वाले, उसके लिए जो पात्रता या एलिजिबिलिटी रखी है, वो कितने? 10 स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी, कुछ मेजर्स या मापदंड रखे गए, उनके ऊपर अगर ये इन 10 मेजर्स को पूरा करता है तो उसकी नियुक्ति होगी। तो कुल मिला के, चाहे वो बैडमिंटन की हो, चाहे वो आर्चरी की हो, चाहे वो और किसी भी खेल की हो, उसकी जो स्पोर्ट्स बॉडी चुनी जाएगी, उसमें जो उसको संचालित करेंगे, रन करेंगे, उसमें कम से कम 4 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, जिनमें से 50% मतलब 2 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। वो 1 साल से मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में किसी जगह का रिप्रेजेंटेशन नहीं करें, उनकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, और कम से कम 10 पैरामीटर जो इसमें दिए गए हैं उनको पूरा करने वाले होने चाहिए। तो ये इसकी स्पोर्ट्स बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर उसके बाद में जो राष्ट्रीय खेल निकाय है, उसमें जो फैसले लेने वाली समिति होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये तो हो गए सारे के सारे टोटल सदस्य। इन सदस्यों में से कुछ सदस्य चुने जाएंगे जो इसके लिए फैसले लेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी कम से कम कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं होनी चाहिए, और प्रत्येक राष्ट्रीय निकाय अपने उप नियमों के माध्यम से कार्यकारी समिति के लिए विशेष पद आरक्षित करे महिलाओं के लिए। मतलब कम से कम 4 हो, उससे ज्यादा जितने भी करे उतने ज्यादा संभव। ये जो नया 2025 वाले जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के नियम आए हैं, उसके अनुसार इसको मैंडेटरी किया है। फिर उसके बाद जो पुराने नियम चल रहे थे, इन नियमों के आने से पहले अगले 6 महीनों में प्रत्येक स्पोर्ट्स फेडरेशन, चाहे वो बास्केटबॉल का किसी का भी हो, जितने भी है, उन सबको अगले 6 महीनों में अपने आप को इन नए नियमों के अनुसार अपडेट करना है, नई कार्यकारिणी वगैरह बना लेनी है। और अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनको 12 महीने का थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे सकती है, संभव ना हो पाए तो। इसमें एक चीज और कर दी, पहले जो पॉलिटिशियन या फिर विभिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो भी स्पोर्ट्स बॉडीज के अंदर विभिन्न पदाधिकारी बन के बैठ जाते थे। अब इसमें कह दिया कि जिसको न्यायालय के द्वारा कोई भी मतलब गिल्टी ठहरा दिया है या सजा हो चुकी है, ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स बॉडीज के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। साथ में चुनाव समिति द्वारा ये जो चुनाव समिति है, इसके द्वारा जो निर्वाचन अधिकारी जो चुनाव कराएंगे, वो उनको जो है वो जितनी फीस दी जाएगी, जो उनकी तनख्वाह दी जाएगी, उसको मैक्सिमम कितना कर दिया गया? 5 लाख। और इनकी मदद के लिए जो सहायक कर्मचारी और नियुक्त होंगे, उनके लिए ये मिल बैठ के तय कर लेंगे कि इतने से ज्यादा इनको पैसे हम नहीं देंगे। तो कुल मिला के ये नए जो अपने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रूल आए हैं 2026 में, उसमें ये सब चीजें बातें कही गई। अब थोड़ा सा और इसको प्रिसाइज करें, एनालाइज करें, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि खेल प्रशासन अधिनियम 2025 जो है वो बनाया गया। अभी हमारी पार्लियामेंट ने 2025 में इसको दोनों सदनों में पास किया। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी, और 1 जनवरी 2026 से ये आंशिक रूप से लागू, मतलब इसके कुछ चीजें अभी आगे होने वाले टाइम में लागू होंगी। इसमें अगर देखा जाए इस नए खेल प्रशासन अधिनियम में, तो 3 बड़ी चीजें इसमें शामिल की गई है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उसमें जो उसके अंडर में जो काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है वो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। और इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में जो
पूरे देश में अलग अलग स्पोर्ट्स की जो फेडरेशन है या बॉडीज है उनको मान्यता देने का काम करेगा। उनकी मान्यता अगर कोई अनियमितता पाई जाती है, इरेगुलरिटी पाई जाती है, उसको रद्द करने का काम करेगा। उनके बीच में अगर पैसे उनको दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से बजट वगैरह अलॉट करना, तो वो बजट इसके द्वारा अलॉट किया जाएगा। और साथ में विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनके लिए कैसे उनको चलाया जाएगा, उनकी आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट ये तैयार करेगा। फिर इसके अंडर में रजिस्टर्ड होंगे नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज, और प्रत्येक स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए, जैसे बैडमिंटन है तो बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बैडमिंटन जो दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं उनके लिए राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, उसका सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर खेलों के जो संघ स्थापित करने हैं, जिनके थ्रू खिलाड़ी एक गांव या जिले से निकलकर राज्य और राज्य से निकल रीजनल और रीजनल से निकल नेशनल लेवल तक आ पाए। ओलंपिक कमेटी के अंदर उसको जो भी ओलंपिक में खेलना है या जो भी उसकी प्रतिभा है उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय ये जो बनेंगी प्रत्येक स्पोर्ट्स की बॉडीज, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे बैडमिंटन अपने नेशनल लेवल पर बैडमिंटन की कोई एकेडमी बनी, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैडमिंटन की कोई जो संस्था है उसके साथ इसको एफिलिएशन लेना होगा। और राज्य और जिला स्तर पर भी इसके छोटी छोटी हर लेवल पर जोड़ने के लिए वो इकाइयां खोली जाएंगी। साथ में अगर मान लो किसी चुनाव को लेकर या किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो इस नए वाले इस अधिनियम में ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ऐसे न्यायालय जो किसी क्षेत्र विशेष में टेक्निकल जानकारी के आधार पर क्वासी जुडिशियल अर्ध जो है वो न्यायिक शक्तियों से संपूर्ण होते हैं और वो तेजी से उस फील्ड के विवादों को निपटाने में मदद करते हैं। तो खेल संबंधित विवाद जो होंगे उसका निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना, 3 सदस्य इसमें होंगे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के कोई विवाद होंगे उससे रिलेटेड ये किसी भी चीज में नहीं। और राष्ट्रीय खेल निकायों के अंदर खुद के अंदर कोई भी अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी इसके अंदर नहीं सुने जाएंगे। तो ये बेसिकली जो नया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया है उसके अंदर सबसे ऊपर के लेवल पर राष्ट्रीय खेल बोर्ड, उसके साथ जुड़े हुए फिर विभिन्न स्पोर्ट्स की बॉडी, और अगर दिक्कत होती है तो अपना ट्रिब्यूनल्स, ये 3 चीजें इसमें शामिल करवाई गई है। फिर उसके बाद इस नए वाले अधिनियम में यह भी कहा गया है कि कोई भी संस्था जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से फंडिंग लेती है, उस फंड को कहां खर्च किया, वो क्या काम कर रही है, उससे एक आम आदमी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसको सूचना देनी होगी। वो ये नहीं कह सकता कि वो प्राइवेट व्यक्ति है और आरटीआई एक्ट से बाहर है। क्यों नहीं प्राइवेट है? क्योंकि वो फंडिंग किसकी ले रहा है? सरकार की ले रहा है। और सरकार की फंडिंग से कोई संस्थान चल रहा है तो भारत के लोगों को ये जानने का हक है कि वो संस्था कैसे काम कर रही है, वो पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में नियुक्ति के लिए कोई भी जो व्यक्ति होगा, इसके अंदर नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में नियुक्ति होगी, उसके पास स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लॉ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कानून है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर, उनके बारे में विशेष ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनकी चुनावों की निगरानी के लिए चुनावी अधिकारियों की एक राष्ट्रीय पैनल बनाया जाएगा और ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, अलग अलग स्पोर्ट्स के बॉडीज हैं उनकी ये निगरानी करेगा। साथ में केंद्र सरकार किसी स्पोर्ट्स बॉडी के राष्ट्रीय निकाय या उससे संबंधित राज्य और जिला स्तर के निकायों के अधिनियम में किसी भी प्रावधान में मान लो कोई स्पेशल कंडीशन हो गई और वो अपने इस एक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो उसमें कोई जैसे आदिवासियों का इंटीग्रेशन करना है या और कुछ भी करना है, तो इसमें बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार एंटाइटल्ड रहेगी विशेष परिस्थितियों के केस में। इसके बाद हम देखें तो हमारी नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, जिसमें खेलो इंडिया, मिशन पोडियम और उसके आसपास। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें एक तो डिस्कस किया कि जो नया स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है 2025, उसके बारे में बात की। इस नए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन 2025 के 3 मेन पिलर की बात की। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, इसके अंडर में आने वाली नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी और विवाद होने के बाद उस परिस्थिति में ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज में जो अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उसके अंदर जो है वो किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा, उसके लिए अभी रूल जारी किए गए हैं,
जिन रूल का नाम क्या रखा गया है, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज रूल 2026। तो इन रूल्स की बात की, ये रूल्स कौन से एक्ट के तहत जो है वो अभी जारी किए गए हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2025। तो इसके कितने पिलर हैं टोटल, 3, जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है, एक नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो इसके अंडर में काम करेंगे, अलग अलग खेलों के लिए प्रत्येक बॉडी होगी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, और एक हो गया ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो इस एक्ट के ये 3 बॉडी, और इसके तहत नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में, नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो बॉडीज में और ट्रिब्यूनल्स में इनकी नियुक्ति, चुनाव, वो सारे काम कैसे होंगे, उसके लिए प्रशासन से संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी रूल 2026 जारी किए गए। और उसी के तहत हमने ये वाली बातें की कि महिलाएं जो उसकी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी की होगी, उसमें मिनिमम 4 आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी होने चाहिए, उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, उनका खेल से संन्यास लिए हुए 1 साल हो जाना चाहिए, उम्र 25 साल से ऊपर हो, उनको 10 पैरामीटर के ऊपर जो है उपलब्धियां पूरी करनी है। उसके बाद जो है वो महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात, और 6 महीने में उनको प्रत्येक स्पोर्ट्स बॉडी जो पहले से काम कर रही है, ये नए नियम आने के बाद उनको बदलाव करने हैं। और साथ में किसी भी गिल्टी व्यक्ति को इन सब के अंदर एंट्री रोकने के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया। कोई अपराधी, सजा पाया व्यक्ति इस सब में नहीं आ सकता। चुनाव फ्री और फेयर हो, उसके लिए चुनाव अधिकारी, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 5 लाख, उसकी सहायता करने वालों से संबंधित जो शुल्क और उनकी जो सेवा तनख्वाह होगी, उसकी भी बातें यहां पर तय की गई है। तो कुल मिला के हमने एक तो स्पोर्ट्स के रूल और एक नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट दोनों की बात की। अब तीसरा हम अपने जो सिलेबस में काम का है वो है राष्ट्रीय खेल नीति या नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। 2001 में बनी थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब उसने 2001 की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को 2025 वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसकी जगह पर ये नहीं आ गई। अगर पुराने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में कुछ हाईलाइट मैं आपको बताऊं, तो पुराने वाली जो है वो खेलों के अंदर भारत के योगदान या अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उसमें भारत का प्रतिनिधित्व है, मेडल जीतने की जो चांसेस है उनको बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी। बट उस समय और आज के समय में दिन रात का अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स आज के दिन टेक्नोलॉजी से अलाइंड हो गया है। छोटी छोटी चीजें, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर डाइट या फिर हर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उनका डिजाइन, उनका वजन, या फिर उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स वियर, और फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, विभिन्न प्रकार की दवाओं का उपयोग ना करें उसके लिए जागरूकता, बहुत सारी चीजें शामिल हो गई है। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट महंगे हो गए, इसलिए इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डिजाइन रिसर्च करने के लिए बहुत सारी इनोवेशन लैब। तो स्पोर्ट्स का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। पहले वाला सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व दुनिया में बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 काम करती थी। अब पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड इकोसिस्टम तैयार करने से रिलेटेड ये पॉलिसी आई है 2025, जिसमें शुरुआत में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कूल कॉलेज लेवल से ही बच्चों को एंगेज करना, स्पोर्ट्स के अंदर जो भी स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स के ट्रैक एंड ग्राउंड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी उपकरण वगैरह है उनके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्थापित करना, विभिन्न स्टार्टअप को आयोजित करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पोर्ट्स में लेके आना, स्पोर्ट्स को एज ए टूरिस्ट बना के और टूरिज्म स्पोर्ट बना के, जिस भी देश में फीफा वर्ल्ड कप या क्रिकेट वगैरह होता है, दुनिया भर के टूर जो है वो देखने वाले व्यूअर्स वहां पर आते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार स्पोर्ट्स को लेके आम जनता में जागरूकता, ताकि फिटनेस फ्रीक हो लोग, जिससे कि हेल्थ बर्डन को कम किया जा सके, वो सारी बातें इंक्लूसिवली इस पॉलिसी में शामिल की गई है। तो ये खेलो भारत नीति 2025 के अनुसार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को इसको अनुमति दी। ये 2001 की जो खेल नीति थी उसके स्थान पर लागू होगी, और इसमें उद्देश्य इसको वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। वर्ष 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें भारत खूब सारे मेडल जीते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेहतरीन हम प्रदर्शन कर पाए, साथ में अपने देश में हम ओलंपिक का आयोजन करवा पाए, इस तरीके के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम या फिर जो है वो विभिन्न कन्वेंशन सेंटर वगैरह डेवलप कर पाए। जब हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स पॉलिसी होगी और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी हम आवेदन कर सकते हैं अपने यहाँ पर ओलंपिक के आयोजन के। तो 2036 ओलंपिक आयोजन की हम दावेदारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में ये पॉलिसी बनाई गई है। तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 है उसके कितने पिलर हैं? मेनली 5 पिलर है। कितने पिलर है? 5। सबसे पहला तो
वैश्विक स्तर पर हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते, हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो स्पर्धाएं या कंपटीशन होंगी उसमें अलग अलग खेलों में खूब मेडल जीते। दूसरा, हम स्पोर्ट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टूल, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैश्विक स्तर के स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करवाएं। टूर्नामेंट होंगे तो लोग आएंगे, होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट और विभिन्न प्रकार की चीजों को बढ़ावा मिलेगा। साथ में सोसाइटी को जोड़ें, मतलब एक ग्रास रूट लेवल पर महिला, आदिवासी, बच्चे, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी सभी स्पोर्ट्स के अंदर आए और स्पोर्ट्स के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये पॉलिसी उसको भी जो है वो शामिल करती है। साथ में जन आंदोलन के रूप में जो लोगों के अंदर स्पोर्ट्स के प्रति उदासीनता है, एक सामान्य सामाजिक डिस्कोर्स ऐसा तैयार हो कि सभी लोग या तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने आप को फिजिकली फिट रखने की फिटनेस फ्रीक एक आइकन के रूप में स्थापित करें। तो इस तरीके से अगर लोग रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, तो देश के हेल्थ का बजट जो है वो घटेगा, कम पैसे हमें खर्च करना पड़ेगा। और स्कूल लेवल से ही बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को पहचान के पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनको डालना, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करना। तो एक मेंस के लायक ठीक ठाक सवाल बनता है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 के कुल कितने पिलर है? 5। इनमें 3-4 पिलर तो अपने को याद रखना चाहिए कि इकोनॉमी के साथ है, सोसाइटी के साथ है, एजुकेशन के साथ है। 3 तो ये पिलर हो गए। एक, हम चाहते हैं कि ज्यादा मेडल जीते, वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, और दूसरा हम चाहते हैं कि उससे जन आंदोलन के रूप में लोगों के अंदर इस बात की भावना बने। अब प्रत्येक के बारे में अगर मान लो कि बड़ा क्वेश्चन आ रहा है या अपने से ऐसे लिखवा रहा है समसामयिक मुद्दों पर, तो उनमें वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता के लिए हमने क्या सोचा, आर्थिक विकास के लिए क्या सोचा, सामाजिक विकास के लिए, जन आंदोलन के, इन 5 के बारे में थोड़ी थोड़ी हाईलाइट अगर अपन देखें तो सबसे पहले वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट जो है वो प्रदर्शन करने के लिए जो बच्चे हैं उनका अर्ली एज में ही पहचान करें। जैसे कि चाइना में हर बच्चे की पहचान होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, ये बास्केटबॉल के लिए फिट है, ये रेसलिंग के लिए फिट है, ये शूटिंग के लिए फिट है, ये अलग अलग खेल। तो जल्दी पहचान करें, उनको तैयार करें, और फिर जमीनी स्तर से लेकर के शीर्ष तक उनको पहुंचाने के विभिन्न कार्यक्रम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल के विभिन्न स्पोर्ट्स कार्यक्रम जल्दी जल्दी आयोजित करें, उनको उचित ट्रेनिंग दें और वो सब चीजें। तो उसके बाद जब ये बच्चे एक बार सेलेक्ट हो जाएं तो उनका रिगोरस ट्रेनिंग हो, कोचिंग और खिलाड़ियों के सहयोग के लिए, मान लो कि कोई आर्थिक उनको स्कॉलरशिप वगैरह देनी और देनी है, या फिर ऐसा लगे कि हम क्यों खेलें, खेलने से हमें क्या मिलेगा, बाद में हमारे करियर का क्या होगा, तो उनकी नौकरी के साथ में अलाइन करना, उनकी आजीविका को सिक्योर करना, वो सारी बातें। उसके बाद खेल में प्रदर्शन के बढ़ावा देने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट, ज्यादा अच्छे ग्राउंड, ज्यादा बेहतर आईसीटी का उपयोग, एआई का उपयोग, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए उनके वीडियो, उनके माइक्रो मूव्स का एनालिसिस करना, फिर उसी हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करना, उनकी डाइट को डिजाइन करना, वो सब चीजें। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उसको तैयार करने में उसकी कोच, टेक्निकल टीम और विभिन्न प्रकार के सहायक कर्मचारियों को, उनको अच्छी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल वर्ल्ड लेवल के एटीट्यूड वाले ऐसे सहायक स्पोर्ट्स पर्सन है उनको तैयार करना। जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो संघ है उनकी क्षमता और उनका प्रबंधन ज्यादा प्रोफेशनल करना, भाई भतीजावाद नहीं कि एक के बाद एक, और ये किसी पर्टिकुलर परिवार, घराने, राजनीतिक दल की जो वो बपोती या विरासत ना बन जाए, उनको ज्यादा प्रोफेशनल बनाना, ज्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बनाना, और विभिन्न प्रकार की जो कंपटीशन राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, जिला स्तर पर आयोजित करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेट करें और इसकी तरफ आकर्षित हो। दूसरा है आर्थिक विकास के लिए, मतलब स्पोर्ट्स बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें खेल पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन, खेल का इकोसिस्टम जिसमें बड़े बड़े अच्छे स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाना, उनको किराए पे देना, उससे सरकार की आय हो, या विभिन्न स्पोर्ट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर उस तरीके के जैसे कोई साइकिल बना रहा है, कोई शूटिंग राइफल बना रहा है, कोई जेवलिन फेंकने वाला बना रहा है, कोई टेनिस के रैकेट बना रहा है, या कोई टेबल टेनिस के जो वो बल्ले बना रहा है, मेज बना रहा है। तो बहुत महंगी महंगी चीजें आती है, ऐसे स्टार्टअप बनाए, उनकी अच्छी क्वालिटी वाली चीजें। साथ में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको इस बात के लिए प्रमोट किया जाए कि आप बैट बनाने की फैक्ट्री डालो, आप साइकिल बनाने की फैक्ट्री डालो, आप आर्चरी की जो है वो तलवारबाजी वाली वो सब चीजें, या फिर ड्रेस, या सब चीजें वैश्विक स्तर के ब्रांड, पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, और विभिन्न प्रकार के एंजल इन्वेस्टर और वो सब चीजें करते हुए इसमें शामिल करवाए जाए। तो इकोनॉमी में टूर्नामेंट, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम, और साथ में इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन,
ये सारी बातें। फिर उसके बाद समाज को जोड़े, समाज के अलग अलग वर्गों को, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, आदिवासी हो, दिव्यांगजन हो, महिलाएं हो, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स का आयोजन, महिलाओं की टीम का अलग, आदिवासियों के ओलंपिक अलग, या जो डिफरेंटली एबल्ड, विशेष रूप से सक्षम या दिव्यांग लोग कहते हैं, उनके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। क्योंकि खेल जो है वो सिर्फ एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के सभी हिस्सों को शामिल करने वाला होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। साथ में अपने जो पुराने और स्वदेशी परंपरागत खेल है उनको वापस से पुनर्जीवित, उनके टूर्नामेंट आयोजित करवाना, ये भी इसमें आएगा। और साथ में स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक सभी एक प्रैक्टिकली बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, और खेल के माध्यम से जो भारत से बाहर रहते हैं उनको भी एक वापस से पुराने खेलों के माध्यम से कह दो या किसी भी तरीके से वापस से कनेक्ट करवाना। जन आंदोलन के रूप में अभियान चलाए जाए जिससे फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, लोग फिट होने को ज्यादा अपना जुनून बना लें, न कि वजन बढ़ रहा है जिससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो सब समस्याएं हो। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न प्रकार के ऑफिस जो है उनके ऊपर फिटनेस से संबंधित इंडेक्स जारी कर दें कि भाई एक ऑफिस है और उसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं और उसने 6 महीने के दौरान ये कर्मचारी 1 नंबर पर फिटनेस में रहा, ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो इस तरीके से फिटनेस इंडेक्स और वो सब चीजें, किसका हार्ट कितना बेहतर काम करता है, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल किस में कम है, वो सारी बातें इस तरीके से। और खेल से जो सुविधाएं है उन तक सबकी पहुंच। फिर शिक्षा के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें स्कूल और कॉलेज लेवल पर सब खेलों के अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना, और जो फिजिकल टीचर्स हैं जो बच्चों को इसमें शामिल करवा सकते हैं उन सब में शामिल करना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके टोटल कितने पिलर है? 5। पहला कौन सा है? ज्यादा बेहतर, हमने को मेडल चाहिए, उत्कृष्टता चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सोशल, चौथा जो जन आंदोलन के रूप में, और पांचवा एजुकेशन के साथ में। ये 5 बड़े पिलर है। तो लास्ट में वे फॉरवर्ड के रूप में अगर हम इसको देखें तो एक तो हमने इसमें जो नई अपने जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिनियम बनाया है और उसके तहत रूल किए हैं, तो एक तो बहुत ही सुसंगत, क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट वे में लीगल स्ट्रक्चर और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और उनको रेगुलेट करने वाली संस्थाओं का निर्माण करना, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए नए इन्वेस्टमेंट के पीपीपी के मॉडल डेवलप करना, और साथ में जो टेक्नोलॉजी और विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स में आवश्यकताएं हैं उनको इंटीग्रेट करना। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो रेड टेपिज्म है या फिर एक दूसरे के प्रति डिस्कनेक्ट है उन सबको एक साथ में लाना। राज्यों के लिए भी अपने अपने राज्य में इस नई पॉलिसी के लिए इसको देख के अपने राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, और साथ में राष्ट्रीय निगरानी रूपरेखा अच्छी तरह से, तो वो नेशनल लेवल पर ये पॉलिसी किस तरीके से काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग वगैरह करने की व्यवस्थाएं करना। तो आज के इस करंट अफेयर जो टॉपिक है उसमें हमने 3 बातें की। सबसे पहले तो नया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2025, उसके 3 मेन पिलर, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी और ट्रिब्यूनल, उसकी बात की। फिर उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, बॉडी और ट्रिब्यूनल, इसमें कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति, उनका चुनाव, उनके काम करने के तरीके, कौन कैसे काम करेगा, उससे संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2026 उनके बारे में बात की। और तीसरी हमने बात की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 की, जिसके 5 मेन पिलर एक बार वापस से मुझे आप बता दो। वैश्विक उत्कृष्टता, आर्थिक समायोजन, सामाजिक, जन आंदोलन के रूप में, और शिक्षा के साथ उसका इंटीग्रेशन। तो मेंस के हिसाब से अपने 3 टाइप के सवाल जो अपने वापस से पहली स्लाइड में देखा था कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ में ये वाला पार्ट अपना इसमें कवर हो जाता है, जिसमें अभी चूंकि करंट अफेयर भी पूरा कर रहा है और साथ में इसके संस्थागत खेल का जो स्वरूप है उसके बारे में भी बात कर रहा है। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ इंडिया और साथ में मेजर इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों से संबंधित अपने ये बात की। अब लास्ट में मुख्य परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से तो कोई बहुत इसमें अच्छा आंसर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मेंस के हिसाब से एक क्वेश्चन बनाओ और स्पोर्ट्स पॉलिसी के विभिन्न 5 प्रावधान जो अपन ने लिखे हैं उसके ऊपर चर्चा करो। लिखो, कितने शब्दों में लिखोगे? 150, 150 वर्ड्स में लिख दो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, बहुत ही अच्छा, आप जरूर इसके बारे में लिखें। जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं
उनके लिए भी, चूंकि अभी पीआईबी पे आया है ये और करंट अफेयर में चर्चा में है, अखबारों में तो शायद एक दो दिन में आएगा अभी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, न्यूज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2025 और उसके रूल 2026, ये 3 पार्ट अपने कवर किए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।